हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। चलो सर, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी आरटीपी सीरीज नवंबर 2020 कॉस्ट अकाउंटिंग की, और हमारा है लास्ट क्वेश्चन ऑन बजटरी कंट्रोल। आरटीपी नवंबर 2020। लो सर, अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन ऑन बजटरी कंट्रोल। अब इसके बाद तो सर आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन करनी है, सब लेक्चर्स वगैरह सब कुछ आप लोगों के पास हैं। आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिवीजन करनी है और एग्जाम्स की तैयारी करनी है। देखते हैं सर क्वेश्चन क्या है। द इंफॉर्मेशन ऑफ जेड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020 इज एज बिलो। डायरेक्ट मटेरियल दे रखे हैं सर 17,50,000 के, डायरेक्ट वेजेस 12,50,000, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 950, फिक्स्ड फैक्ट्री overheads 12 lakh, other variable cost, other fixed cost, and profit and sales, right? During the year, the company manufactured two products, X and Y, and the output and cost were दो प्रोडक्ट्स बनाए X and Y, आउटपुट थी 8,000 and 4,000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस दे रखी है 600 and 550, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखे हैं। दिस इज फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है जी। ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन दे रखी है हम लोगों को जेड लिमिटेड की, और ये दो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें। उसके बाद वो कहते हैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट आर कंप्यूटेड एज प्रोडक्ट एक्स 40 पर यूनिट, प्रोडक्ट वाई 70 पर यूनिट। अब सर ये जो दे रखा है उसने कि जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस हम लोगों को निकालने हैं। लो सर, ठीक, तो वो कैसे निकलेंगे? अब बताओ इसकी परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? सर कैसे निकलेगी? वो यहां से निकलेगी। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? 9,50,000 के। डायरेक्ट वेजेस कितनी है? 12,50,000 की। तो क्या हम लोग यहां से परसेंटेज एब्जॉर्प्शन निकाल सकते हैं? वेरिएबल ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, वेरिएबल ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलेगा? सर 9,50,000 के वेरिएबल ओवरहेड्स हैं और जो डायरेक्ट वेजेस हैं दैट इज 12,50,000 की मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस कम्स टू 9,50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 76%। तो इसका मतलब है जितने डायरेक्ट वेजेस हैं उसका 76% मेरे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। अब ये इसने कहा था ये प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो हमें जो टोटल इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसके बेसिस पे हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। वो कहता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 ड्यू टू पैंडेमिक इट इज एक्सपेक्टेड that the demand for the product X and Y will fall by 20% and 10% respectively। कहता है जो प्रोडक्ट X की डिमांड है वो 20% से नीचे आ जाएगी। मतलब अभी हम लोग अगर 8,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो वो 20% से नीचे आ जाएंगे, हमारे 6,400 यूनिट्स रह जाएंगे सर हमारे अगले साल के लिए। और जो Y है उसका 10% डाउन आ जाएगी, 3,600 यूनिट्स, ठीक। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट विल रेज बाय 20%। कहता है ये वाली जो कॉस्ट है ये 20% से इंक्रीज हो जाएगी। एंड अदर फिक्स्ड कॉस्ट बाय 10%। कहता है अदर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 10% से इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि ये वाली चीज, ये वाली कॉस्ट जो है ये 10% से इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। कहता ऊपर से एक तो क्वांटिटी कम, ऊपर से डिस्काउंट भी देना पड़ेगा 20% का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑन द मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। कहता जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसके लिए निकालो पहले तो 1920 मतलब 31st of March 20 तक का प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, and prepare a budget for the financial year 2021 on the basis of this information। क्योंकि 2021 में वो कहता पैंडेमिक था तो उसके कारण कई चीज़ें हमारी जो है जैसे कि आउटपुट कम हो जाएगी, हमारी सेल्स कम हो जाएंगी, वेजेस कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमें डिस्काउंट भी देना पड़ेगा सर, बहुत कुछ। दिस इज द रियलिटी जो हो रहा है सर कोरोना पैंडेमिक के कारण, ठीक है। तो उन्होंने उसी पे क्वेश्चन बना दिया। बहुत बढ़िया जी। इंस्टीट्यूट कहता है बच्चों को फीलिंग दो पूरी अच्छे से कि भाई पैंडेमिक ईयर है, एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं एक बार,
चलो सर, तो उसने क्या पूछा हमसे, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड का क्या मतलब है, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टेटमेंट किया था, इनकम स्टेटमेंट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हम लोगों ने बनानी है सर। आउटपुट कितनी है प्रोडक्ट वाइज, 8000 एंड 4000। सेलिंग प्राइस कितनी है, 600 एंड 550 गिवन है, तो सेल्स वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग 48 लाख एंड 22 लाख की, टोटल 70 लाख। कोई डाउट? ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या कुछ आएगा सर, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है एक तो वो आ जाएगी, बिकॉज इट इज ऑलवेज अ वेरिएबल कॉस्ट। जितनी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो हमेशा वेरिएबल होती है। दूसरी चीज वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना है सर, मेरा यहां पे दे रखा है 140 पर यूनिट, तो 8000 यूनिट्स के ऊपर कितना हुआ। ठीक है, उसके बाद इधर 4000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 157.5। डायरेक्ट वेजेस हम लोगों को दे रखी है 90 पर यूनिट एंड 132.5 पर यूनिट, तो टोटल हमने डायरेक्ट वेजेस निकाल लिया। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स अब कैसे निकालेंगे, वो हमने यहां पर परसेंटेज रेट निकाला था 76%, क्योंकि उसने कहा था एब्जॉर्ब किस बेसिस पे करेंगे, डायरेक्ट वेजेस। अब यहां पर डायरेक्ट वेजेस कितनी है आपकी, 7,20,000 की। अब 76% ऑफ 7,20,000, right, because of the absorption rate of 76% on the basis of direct wages। ठीक है जी। अदर वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों को दे रखी है 40 एंड 70 पर यूनिट, तो जितने यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। तो यहां से क्या आया सर, सेल्स में से जितनी मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी अगर मैंने कम की तो मेरे पास आई कंट्रीब्यूशन। ये मेरे पास टोटल क्या थी, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में जितनी डायरेक्ट कॉस्ट है वो मेरी वेरिएबल होगी, प्लस उसके अलावा जो भी वेरिएबल ओवरहेड्स हैं या वेरिएबल कॉस्ट है। तो कंट्रीब्यूशन आ गया सर। कंट्रीब्यूशन में से मैं क्या करूंगा, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स कम करूंगा, वो तो फिक्स्ड ही रहेंगे सर। ये वाले कहाँ गए सर, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 12 लाख के। उसके बाद अदर फिक्स्ड कॉस्ट 4 लाख की, ये भी कम करूंगा। 12 एंड 4 16 लाख, इसमें से और कम किया तो मेरे पास आ गया प्रॉफिट 8,50,000 का। ठीक, बस यहां पर सर जो इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी आप सब कुछ कर लोगे, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है, 76% कैलकुलेट करना, दैट इज द एब्जॉर्प्शन रेट, वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बस ये तो था सर 1920 का साल जब पैंडेमिक नहीं था। अब वो कहता है अगले साल का बजट प्रिपेयर करना है, 2021 का जो बजट प्रिपेयर करना है। इन रियलिटी ऑल्सो इट इज वन ऑफ द चैलेंजेस फॉर एनी कंपनी। बहुत बड़ा चैलेंज है सर कि पैंडेमिक टाइम्स में किस तरह से सरवाइव किया जाएगा, किस तरह से सर बिजनेस होगा, अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा। रियलिटी है सर, ये रियलिटी है, सबके लिए मुश्किल समय है सर। बच्चों के लिए मुश्किल समय है पढ़ाई करने की, बिजनेस के लिए मुश्किल समय है कि सर बिजनेस कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब वो कहता है कि बजट बनाओ सर, 2021 का बजट बनाओ, कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, 2021 का बजट बना कर दो मुझे। अब 2021 के बजट के लिए वो कहता है कि जो डिमांड है वो 20 और 10% गिर जाएगी, तो सबसे पहले तो मेरी आउटपुट है जो है वो ही कम हो जाएगी। आउटपुट कितनी हो जाएगी, 8000 का 80%। क्यों, 20% से नीचे आ गई सर, 6400 यूनिट्स ही मैं बेच पाऊंगा। वाई की 10% से नीचे आ जाएगी तो मैं 3600 यूनिट्स ही बेच पाऊंगा। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है, अब उसने क्या कहा, कहता सर जो एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस थी कितनी, 600 एंड 550, उसके ऊपर मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा 20% का, तो मेरी सेलिंग प्राइस भी 20% से नीचे आ जाएगी। बिल्कुल सर, 600 का 80% कर लिया उन्होंने, 480 का बेचूंगा। जो मैं पहले 600 का बेच रहा था अब मुझे 480 का बेचना पड़ेगा। 550 वाली चीज जो है मुझे 440 की बेचनी पड़ेगी। ठीक है सर, क्या कर सकते हैं, अब सेल्स वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करके, आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, वो जितनी थी उतनी ही रहेगी, मटेरियल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो डायरेक्ट वेजेस थे उसने क्या कहा, उसने कहा सर इट इज एक्सपेक्टेड, ये लाइन पढ़ो, इट इज एक्सपेक्टेड द डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट विल राइज बाय 20% का इंक्रीज हो जाएगा। जो अभी हमारे पास डायरेक्ट वेजेस 90 के थे, इसमें 20% का इंक्रीज हो जाएगा।
लो सर, तो डायरेक्ट वेजेस हो गए मेरे 90 से 108 और इधर हो गए सर 159। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर गलती के चांसेस हो सकते हैं वो ये कि सर यहाँ पर यूनिट ध्यान से रखना देना। होता क्या है कि हम लोगों ने पहले स्टेटमेंट बनाई होती है, वहां पर 8000 4000 8000 4000 लिया होता है, वही दिमाग में चल रहा होता है सर, सेट हुआ होता है, वही हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार चांसेस होते हैं कि सिली मिस्टेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, इधर उधर दिमाग मत भगाना, आईपीएल में मत भगाना दिमाग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन रेट निकाल ही रखा था सर, जितने भी डायरेक्ट वेजेस होंगे उसका 76% कर देंगे हम लोग, दैट विल बी माय वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, आगे अदर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वही रहेगी सर 40 एंड 70, सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स चेंज हो रहे हैं। इवन मटेरियल के केस में भी यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, जो पर यूनिट कॉस्ट है वो सेम रह रही है आप लोगों की। ठीक है, सिर्फ यूनिट्स चेंज होंगे, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स उतने ही रहेंगे, लेकिन जो अदर फिक्स्ड कॉस्ट थी उसने कहा था उसमें 10% का इंक्रीज होगा, और अदर फिक्स्ड कॉस्ट पहले कितनी थी मेरे पास 4 लाख की, इसमें 10% का इंक्रीज करूंगा तो 4,40,000, तो मेरा प्रॉफिट और लॉस में से लॉस आ रहा है सर 11,78,936 का। ठीक है सर, लॉस आना ही था, क्यों? क्योंकि यूनिट्स भी कम हो गए, जितने बेचने थे उसको भी कम प्राइस पे बेचना पड़ा, सेलिंग प्राइस भी डाउन हो गई, वेजेस इंक्रीज हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो ऑब्वियसली सर लॉस तो आना ही आना था, राइट। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर बजटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बजटरी मैं हमेशा बोलता हूँ, बच्चों को बजटरी मुश्किल लगता है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि बजटरी सर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें उससे पहले आप लोगों ने जितने चैप्टर पढ़े हैं उनकी नॉलेज यूज करनी है बस। बजटरी में कुछ नया सीखने वाला नहीं है, राइट। अगर कोई कहो कि सर बजटरी में कोई नया कॉन्सेप्ट है सीखने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है सिर्फ उसकी एप्लीकेशन है बजटरी में, कि उसको स्टेटमेंट फॉर्म में किस तरह से आप लोग दिखा सकते हो, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट शीट को सर तोड़ना है, उसको तोड़ के नई फॉर्म में बनाना है, बस सर इंफॉर्मेशन को रीअरेंज करना, दैट्स इट बजटरी में, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो इसके साथ सर हमारा आरटीपी नवंबर 2020 का हो गया है खत्म। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सभी के सभी आरटीपी अच्छी तरह से करने हैं। मई 19 से लेकर नवंबर 20 तक के आरटीपी आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एक तो वो चीज़ पूरी अच्छे से करनी है, उसके बाद रिवीजन बहुत अच्छे से करनी है आप लोगों ने। जिनके पास हमारी बुक्स हैं, आपको कॉन्सेप्ट बुक में से एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करना है। 3 से 4 दिन में आराम से आप पूरी कॉन्सेप्ट बुक से एक एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो। आरटीपी अच्छे से करने हैं सर, लास्ट मोमेंट पर भी कॉन्सेप्ट बुक ही काम आएगी, आपको आराम से उसमें से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो वो चीज़ आप लोगों को सबसे पहले करनी है, ध्यान से करनी है। कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होल्ड रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में टैकल कर पाओगे, राइट। सो कॉन्सेप्ट बुक इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ बिग वे। ठीक है सर, उसके बाद प्रैक्टिस करते जाओ, आरटीपी करते जाओ, क्वेश्चन जहाँ से मिलते हैं सर करते जाओ, राइट। और एग्जाम में बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, योर अटेंटिवनेस इन द एग्जाम व्हाइल अटेम्प्टिंग द एग्जाम। आपका जो पूरा फोकस है वो पेपर पे होना चाहिए, वो दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, एग्जाम लिख रहे हो, सर दिमाग कहीं और चल रहा है, राइट। दिमाग चल रहा है सर कोविड-19 की टेंशन में चल रहा है, नहीं। जब पेपर दे रहे हो उस समय जो दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर पे होना चाहिए, कि कंसंट्रेशन किस तरह से हम लोगों ने मेंटेन रखनी है, नहीं तो गलती होगी ही होगी। क्वेश्चन कुछ कह रहा है, आप कुछ लिखोगे, क्वांटिटीज वहां कुछ दे रखी हैं, आप कुछ लिखोगे, गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और इस चीज के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी। ठीक है गाइस, तो अपनी मेहनत करते रहो, अपनी कंसंट्रेशन रखो, पढ़ाई पर ज़्यादा मत सोचो कि क्या होगा, पैंडेमिक के कारण कोई पोस्टपोनमेंट होगी एग्जाम्स की, नहीं होगी, जो होगा सर अभी कुछ नहीं पता नहीं है, राइट। कुछ भी सर्टेन नहीं है, अभी वेट कर रहे हैं, आईसीआई की तरफ से भी कुछ एसओपीज आनी चाहिए कि किस तरह से वो प्रिकॉशंस लेने वाले हैं, क्या होगा। द फोकस शुड बी ऑन स्टडी राइट नाउ, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कम से कम यूज़ करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ करो, टेलीग्राम को भी, राइट। सोशल प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल बंद कर दो, फेसबुक व्हाट्सएप सर बिल्कुल बंद कर दो,
अब यही समय है, यही एक महीना है, अगर ये एक महीना आप लोगों ने मेहनत कर ली, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेहनत कर ली, तो जिंदगी बन जाएगी, राइट आप एक स्टेप आगे चले जाओगे. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट. सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स एंड फॉर द प्रिपरेशंस, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच.